द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने पर पटेल ने गांधी की सलाह के विपरीत केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से कांग्रेस को वापस लेने के नेहरू के फैसले का समर्थन किया। साथ ही वरिष्ठ नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की एक पहल का समर्थन किया, जिसमें ब्रिटेन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की गई थी अगर उसने भारतीय स्वतंत्रता का वादा किया था। युद्ध की समाप्ति और तुरंत एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई। गांधी जी ने युद्ध के प्रति अपने नैतिक विरोध के आधार पर ब्रिटेन का समर्थन करने से इनकार कर दिया था, जबकि सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के उग्र विरोध में थे। ब्रिटिश सरकार ने राजगोपालाचारी की पहल को अस्वीकार कर दिया और पटेल ने फिर से गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने व्यक्तिगत अवज्ञा के लिए गांधी जी के आह्वान में भाग लिया और 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 9 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का भी विरोध किया। जेल में रहने के दौरान पटेल को 20 पाउंड से अधिक का नुकसान हुआ। जबकि नेहरू, राजगोपालाचारी और मौलाना आजाद ने शुरू में अंग्रेजों को भारतीय स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर करने के लिए सविनय अवज्ञा के एक सर्वव्यापी अभियान के गांधी के प्रस्ताव की आलोचना की, पटेल इसके सबसे प्रबल समर्थक थे। ये तर्क देते हुए कि अंग्रेज सिंगापुर और बर्मा की तरह भारत से भी पीछे हट जाएंगे, पटेल ने आग्रह किया कि अभियान बिना किसी देरी के शुरू हो। हालांकि यह महसूस करते हुए कि अंग्रेज तुरंत नहीं जाएंगे, पटेल ने एक व्यापक विद्रोह का समर्थन किया जो भारतीय लोगों को प्रेरित करेगा, जो युद्ध की प्रतिक्रिया में विभाजित थे। पटेल के विचार में इस तरह का विद्रोह अंग्रेजों को यह मानने के लिए मजबूर कर देगा कि औपनिवेशिक शासन को जारी रखने का भारत में कोई समर्थन नहीं है और इस तरह भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण में तेजी आएगी। विद्रोह की आवश्यकता पर दृढ़ता से विश्वास करते हुए पटेल ने विद्रोह को मंजूरी नहीं मिलने पर कांग्रेस से इस्तीफा देने का इरादा बताया। गांधी ने सविनय अवज्ञा के सर्वव्यापी अभियान को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर जोरदार दबाव डाला और एआईसीसी ने 7 अगस्त 1942 को अभियान को मंजूरी दे दी। हालांकि जेल में रहने के दौरान पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था। उन्होंने बड़े पैमाने पर भावनात्मक भाषण दिए। पूरे भारत में भीड़, उनसे करों का भुगतान करने से इनकार करने और सविनय अवज्ञा, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और सभी नागरिक सेवाओं को बंद करने के लिए कहा गया। उन्होंने धन जुटाया और राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतियात के तौर पर दूसरे स्तर की कमान तैयार की। पटेल ने 7 अगस्त को बंबई के गोवालिया टैंक में एकत्रित 100,000 से अधिक लोगों के सामने एक चरम भाषण दिया। बर्मा के गवर्नर ने लंदन में दावा किया कि सब कुछ धूल में मिलाने के बाद ही उन्होंने बर्मा छोड़ा। तो क्या आप भारत से भी यही वादा करते हैं? आप अपने रेडियो प्रसारणों और समाचार पत्रों में जापान द्वारा बर्मा में स्थापित सरकार को कठपुतली सरकार कहते हैं। अब आपके पास दिल्ली में किस तरह की सरकार है? जब फ्रांस नाजी हमले के सामने गिर गया, पूर्ण युद्ध के बीच श्री चर्चिल ने फ्रांसीसियों को इंग्लैंड के साथ संघ की पेशकश की। ये वास्तव में प्रेरित राजनीतिक कौशल का एक नमूना था। लेकिन जब बात भारत की आती है, अरे नहीं, युद्ध के बीच संवैधानिक परिवर्तन बिल्कुल अकल्पनीय। इस बार का उद्देश्य जापानियों के आने से पहले भारत को आज़ाद करना और अगर वे आएं तो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना है। वे नेताओं को घेर लेंगे, सभी को घेर लेंगे। तब प्रत्येक भारतीय का ये कर्तव्य होगा कि वो अहिंसा के दायरे में अपना अधिकतम प्रयास करे। किसी भी स्रोत को अप्रयुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए, कोई भी हथियार बिना आजमाया हुआ नहीं। ये जीवन भर का अवसर होने वाला है। इतिहासकारों का मानना है कि पटेल का भाषण राष्ट्रवादियों को उत्साहित करने में सहायक था, जो तब तक प्रस्तावित विद्रोह के प्रति सशंकित थे। इस अवधि में पटेल के संगठित कार्य को इतिहासकारों द्वारा पूरे भारत में विद्रोह की सफलता सुनिश्चित करने का श्रेय दिया जाता है। पटेल को 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया और 1942 से 1945 तक पूरी कांग्रेस कार्य समिति के साथ अहमदनगर के किले में कैद रखा गया। यहाँ उन्होंने कपड़ा काता, ब्रिज खेला, बड़ी संख्या में किताबें पढ़ी, लंबी सैर की और बागवानी का अभ्यास किया। उन्होंने बाहर से समाचार और घटनाक्रम की प्रतीक्षा करते समय अपने सहयोगियों को भावनात्मक समर्थन भी प्रदान किया। उस वर्ष के अंत में महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु की खबर से पटेल को बहुत दुख हुआ। लेकिन पटेल ने अपनी बेटी को लिखे एक पत्र में कहा कि वह और उनके सहकर्मी अपना कर्तव्य निभाने के कारण पूर्ण शांति का अनुभव कर रहे हैं।
भले ही अन्य राजनीतिक दलों ने संघर्ष का विरोध किया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को कैद करके जवाब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1857 के बाद अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह था, जैसा कि वायसराय ने कहा था विंस्टन चर्चिल को। भारतीय शाही पुलिस के साथ हिंसक टकराव में 100,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई प्रदर्शनकारी मारे गए। पूरे भारत में हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थीं। जब 15 जून 1945 को पटेल को रिहा किया गया, तो उन्हें एहसास हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर रही थी। 1946 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने हिंदू मतदाताओं पर हावी होकर बड़ी संख्या में निर्वाचित सीटें जीतीं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता सीटें जीतीं। लीग ने 1940 में पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग करने का संकल्प लिया था और वो कांग्रेस की कटु आलोचक थी। कांग्रेस ने सिंध, पंजाब और बंगाल को छोड़कर सभी प्रांतों में सरकारें बनाई, जहां उसने अन्य दलों के साथ गठबंधन किया। जब ब्रिटिश मिशन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 2 योजनाएं प्रस्तावित की, तो कांग्रेस के भीतर दोनों का काफी विरोध हुआ। 16 मई 1946 की योजना में व्यापक प्रांतीय स्वायत्तता के साथ एक ढीले महासंघ और धार्मिक बहुमत के आधार पर प्रांतों के समूहन का प्रस्ताव रखा गया था। 16 मई 1946 की योजना में धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 565 से अधिक रियासतें स्वतंत्रता या किसी भी प्रभुत्व में शामिल होने के बीच चयन करने के लिए स्वतंत्र थीं। लीग ने दोनों योजनाओं को मंजूरी दे दी, जबकि कांग्रेस ने 16 मई के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। गांधी ने 16 मई के प्रस्ताव को स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी बताते हुए इसकी आलोचना की, लेकिन पटेल को यह एहसास हुआ कि प्रस्ताव को अस्वीकार करने का मतलब ये होगा कि केवल लीग को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने 16 मई के प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की कड़ी पैरवी की। पटेल ने ब्रिटिश दूतों सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पेथिक्लॉरेंस के साथ चर्चा की और आश्वासन प्राप्त किया कि समूहीकरण खंड को व्यावहारिक बल नहीं दिया जाएगा। पटेल ने जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी को योजना स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। जब लीग ने 16 मई की योजना की अपनी मंजूरी वापस ले ली, तो वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू के अधीन, जिन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कहा जाता था, पटेल ने गृह मामलों और सूचना और प्रसारण विभागों का कार्यभार संभाला। वह दिल्ली में औरंगजेब रोड पर एक सरकारी आवास में रहने चले गए, जो 1950 में उनकी मृत्यु तक उनका घर रहा। वल्लभ भाई पटेल मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में बढ़ते मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन के समाधान के रूप में भारत के विभाजन को स्वीकार करने वाले पहले कांग्रेस नेताओं में से एक थे। वह जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन अभियान से नाराज थे, जिसने पूरे भारत में सांप्रदायिक हिंसा भड़का दी थी और संवैधानिकता के आधार पर हिंसा को रोकने के लिए उनके गृह विभाग की योजनाओं पर वायसराय द्वारा वीटो कर दिया गया था। पटेल ने वायसराय द्वारा लीग के मंत्रियों को सरकार में शामिल करने और कांग्रेस की मंजूरी के बिना ब्रिटिश सरकार द्वारा समूह योजना को फिर से मान्य करने की कड़ी आलोचना की। हालांकि लीग द्वारा विधानसभा के बहिष्कार और सरकार में प्रवेश करने के बावजूद 16 मई की योजना को अस्वीकार करने से वे और भी नाराज थे। उन्हें यह भी पता था कि जिन्ना को मुसलमानों के बीच लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था और उनके और राष्ट्रवादियों के बीच एक खुला संघर्ष बिगड़ सकता था। विनाशकारी परिणामों वाला हिंदू मुस्लिम गृहयुद्ध। पटेल के विचार में एक विभाजित और कमजोर केंद्रीय सरकार के जारी रहने से 600 से अधिक रियासतों को स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करके भारत का व्यापक विखंडन होगा। दिसंबर 1946 और जनवरी 1947 में पटेल ने सिविल सेवक वीपी मेनन के साथ मुस्लिम बहुल प्रांतों से अलग पाकिस्तान प्रभुत्व के सुझाव पर काम किया। जनवरी और मार्च 1947 में बंगाल और पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा ने पटेल को विभाजन की व्यवहार्यता के बारे में और आश्वस्त कर दिया।
पंजाब और बंगाल के हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम राज्य में शामिल करने की जिन्ना की मांग के कटु आलोचक पटेल ने उन प्रांतों का विभाजन करा दिया जिससे उनके पाकिस्तान में शामिल होने की कोई भी संभावना अवरुद्ध हो गई। पंजाब और बंगाल के विभाजन पर पटेल की निर्णायकता ने भारतीय जनता के बीच उनके कई समर्थकों और प्रशंसकों को जीत लिया, जो लीग की रणनीति से थक गए थे, लेकिन ऐसा करने की कथित उत्सुकता के लिए गांधी, नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और समाजवादियों द्वारा उनकी आलोचना की गई थी। जब 3 जून 1947 को लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने औपचारिक रूप से योजना का प्रस्ताव रखा, तो पटेल ने अपनी मंजूरी दे दी और प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं की पैरवी की। विभाजन के प्रस्तावों के संबंध में गांधी की गहरी पीड़ा को जानते हुए पटेल ने उन्हें निजी बैठकों में किसी भी कांग्रेस लीग गठबंधन की व्यवहारिक अव्यवहार्यता, बढ़ती हिंसा और गृह युद्ध के खतरे के रूप में स्पष्ट चर्चा में शामिल किया। प्रस्ताव पर मतदान के लिए बुलाई गई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पटेल ने कहा, मैं मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के हमारे भाइयों के डर की पूरी तरह से सराहना करता हूं। भारत का विभाजन किसी को अच्छा नहीं लगता और मेरा हृदय भारी है, लेकिन चुनाव एक प्रभाग और अनेक प्रभागों के बीच है। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए। हम भावनात्मकता को रास्ता नहीं दे सकते। कार्य समिति ने डरकर काम नहीं किया है, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि कहीं इतने सालों की हमारी सारी मेहनत बर्बाद न हो जाए या बेकार साबित हो जाए। मेरे 9 महीने के कार्यकाल ने कैबिनेट मिशन योजना की कथित खूबियों के संबंध में मेरा पूरी तरह से मोहभंग कर दिया है। कुछ सम्मानजनक अपवादों को छोड़कर ऊपर से नीचे तक मुस्लिम अधिकारी चपरासी या नौकर लीग के लिए काम कर रहे हैं। मिशन योजना में लीग को दिया गया सांप्रदायिक वीटो हर स्तर पर भारत की प्रगति को अवरुद्ध कर देता। हम चाहें या ना चाहें, वास्तव में पाकिस्तान पंजाब और बंगाल में पहले से ही मौजूद है। इन परिस्थितियों में मैं एक वैध पाकिस्तान को प्राथमिकता दूंगा, जो लीग को और अधिक जिम्मेदार बना सकता है। आज़ादी आ रही है। भारत का 75 से 80% हिस्सा हमारे पास है, जिसे हम अपनी प्रतिभा से मजबूत बना सकते हैं। लीग देश के बाकी हिस्सों का विकास कर सकती है। गांधी द्वारा अस्वीकार किए जाने और कांग्रेस द्वारा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद पटेल ने विभाजन परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति के विभाजन की देखरेख की और नेहरू के साथ भारतीय मंत्रिपरिषद का चयन किया। हालांकि न तो पटेल और न ही किसी अन्य भारतीय नेता ने विभाजन के साथ होने वाली तीव्र हिंसा और जनसंख्या हस्तांतरण की कल्पना की थी। पटेल ने राहत और आपातकालीन आपूर्ति आयोजित करने, शरणार्थी शिविर स्थापित करने और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए पाकिस्तानी नेताओं के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का नेतृत्व किया। इन प्रयासों के बावजूद मरने वालों की संख्या 500,000 से 10 लाख लोगों के बीच होने का अनुमान है। दोनों देशों में शरणार्थियों की अनुमानित संख्या 15 मिलियन से अधिक है। ये समझते हुए कि मुसलमानों पर हमले आयोजित करने के आरोपी दिल्ली और पंजाब पुलिसकर्मी व्यक्तिगत रूप से विभाजन की त्रासदियों से प्रभावित थे, पटेल ने व्यवस्था बहाल करने के लिए दक्षिण भारतीय रेजिमेंट के साथ भारतीय सेना को बुलाया, सख्त कर्फ्यू लगाया और देखते ही गोली मारने के आदेश दिए। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया दरगाह क्षेत्र का दौरा करते हुए, जहां दिल्ली के हजारों मुसलमानों पर हमले की आशंका थी, उन्होंने दरगाह पर प्रार्थना की, लोगों से मुलाकात की और पुलिस की उपस्थिति को मजबूत किया। उन्होंने जवाबी हिंसा को रोकने के लिए पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ अत्याचार की रिपोर्टों को प्रेस से दबा दिया। राजधानी में व्यवस्था बहाल करने और शरणार्थियों के लिए राहत प्रयासों का आयोजन करने के लिए दिल्ली आपातकालीन समिति की स्थापना करते हुए पटेल ने सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को पक्षपात और उपेक्षा के खिलाफ चेतावनी दी। जब पटेल तक रिपोर्ट पहुंची कि सिखों के बड़े समूह पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम काफिलों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पटेल तुरंत अमृतसर पहुंचे और सिख और हिंदू नेताओं से मिले। ये तर्क देते हुए कि असहाय लोगों पर हमला करना कायरतापूर्ण और अपमानजनक है, पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि सिख कार्यों के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के खिलाफ और हमले होंगे। उन्होंने समुदाय के नेताओं को आश्वासन दिया कि यदि वे शांति और व्यवस्था स्थापित करने और मुसलमानों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए काम करते हैं, तो भारत सरकार ऐसा करने में पाकिस्तान की किसी भी विफलता पर जोरदार प्रतिक्रिया देगी। इसके अतिरिक्त पटेल ने लगभग 200,000 शरणार्थियों की भारी भीड़ को संबोधित किया, जिन्होंने बैठकों के बाद उनकी कार को घेर लिया था। इसी शहर में जलियांवाला बाग के नरसंहार में हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों का खून मिला हुआ था। मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई भी मुसलमान अमृतसर में नहीं घूम सकता और कोई हिंदू या सिख लाहौर में रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
निर्दोष और रक्षाहीन पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार बहादुर पुरुषों को शोभा नहीं देता। मुझे पूरा यकीन है कि भारत का हित अपने सभी पुरुषों और महिलाओं को सीमा पार कराने और पूर्वी पंजाब से सभी मुसलमानों को बाहर भेजने में है। मैं आपके पास एक विशेष अपील लेकर आया हूँ। शहर पार करने वाले मुस्लिम शरणार्थियों की सुरक्षा की प्रतिज्ञा करें। कोई भी बाधा या रुकावट हमारे शरणार्थियों की दुर्दशा को और खराब कर देगी, जो पहले से ही सहनशक्ति के अद्भुत कारनामे कर रहे हैं। अगर हमें लड़ना है तो साफ सुथरा होकर लड़ना होगा। ऐसी लड़ाई के लिए उचित समय और परिस्थितियों का इंतजार करना चाहिए और आपको अपना मैदान चुनने में सतर्क रहना चाहिए। शरणार्थियों के खिलाफ लड़ना कोई लड़ाई ही नहीं है। मानवता का कोई भी कानून या माननीय व्यक्तियों के बीच युद्ध उन लोगों की हत्या की अनुमति नहीं देता है जिन्होंने आश्रय और सुरक्षा मांगी है। 3 महीने के लिए युद्धविराम हो जिसमें दोनों पक्ष अपने शरणार्थियों का आदान प्रदान कर सके। इस प्रकार के युद्धविराम की अनुमति युद्ध के कानूनों द्वारा भी दी जाती है। आइए हम हमलों और जवाबी हमलों के इस दुष्चक्र को तोड़ने की पहल करें। 1 सप्ताह तक हाथ थामकर रखो और देखो क्या होता है। अपने स्वयं के स्वयंसेवकों के बल से शरणार्थियों के लिए रास्ता बनाएं और उन्हें हमारी सीमा पर शरणार्थियों को सुरक्षित पहुंचाने दें। समुदाय के नेताओं के साथ उनकी बातचीत और उनके भाषण के बाद मुस्लिम शरणार्थियों के खिलाफ कोई और हमला नहीं हुआ और जल्द ही पूरे क्षेत्र में व्यापक शांति और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। हालांकि भारत के अन्य हिस्सों से मुसलमानों को चले जाने की कथित इच्छा को लेकर नेहरू, धर्मनिरपेक्ष मुसलमानों और गांधी द्वारा पटेल की आलोचना की गई थी। जबकि पटेल ने इस तरह के आरोपों का जोरदार खंडन किया, मौलाना आजाद और अन्य धर्मनिरपेक्ष मुस्लिम नेताओं के साथ कटुता तब बढ़ गई जब पटेल ने दिल्ली के सिख पुलिस आयुक्त को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया, जिस पर भेदभाव का आरोप लगाया गया था। हिंदू और सिख नेताओं ने पटेल और अन्य नेताओं पर अपने समुदायों पर हमलों के लिए पाकिस्तान को पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराने का भी आरोप लगाया और मुस्लिम नेताओं ने कथित तौर पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जरूरतों की उपेक्षा करने और आने वाले हिंदू और सिखों के लिए संसाधनों को केंद्रित करने के लिए उनकी आलोचना की। शरणार्थी पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों द्वारा दिल्ली में खाली किए गए मकानों के आवंटन को लेकर पटेल का नेहरू और आजाद से टकराव हुआ। नेहरू और आजाद उन्हें विस्थापित मुसलमानों के लिए आवंटित करना चाहते थे, जबकि पटेल ने तर्क दिया कि धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाली किसी भी सरकार को इस तरह का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। हालांकि गांधी द्वारा सार्वजनिक रूप से पटेल का बचाव किया गया था और सांप्रदायिक मुद्दों पर खुलकर बोलने और अव्यवस्था और हिंसा को दबाने के लिए निर्णायक और संसाधनपूर्वक कार्य करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा और समर्थन मिला।